4 साल आप बता रहे हो, कभी आया मन में कि यार छोड़ दें इसको? बहुत होता है सर। टेक्निकल में वैकेंसी उतनी नहीं होती है सर, हर साल कभी कम आ गई कभी ज्यादा आ गई। हम्म। बहुत बार लगता है सर छोड़ दो। फिर ये सोचते हैं कि अब इतना सब कुछ दे ही दिया तो फिर सर थोड़ा एक बार और प्रयास करते हैं। अंतिम प्रयास ही आपकी पहली सफलता बन जाती है, यही सर बहुत मेरे बढ़िया। केस में भी हुआ है। ये नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो किसी लायक ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सब अपना एफर्ट लगाते हैं, सबके पास मेहनत होती है, सब अपना पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका दिन नहीं होता है। खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए सर। उनको बिल्कुल। आप रिवीजन करते हैं बार बार, जितनी बार रिवीजन करोगे सर उतनी ही आप आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाती है। एक रेस में दौड़ना जब शुरू करते हैं तब सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, जब खत्म करते हैं तब भी बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। बीच के अंदर तो आपके इमोशन एक तरह से मर जाते हैं, क्योंकि उन इमोशंस को आप किसी को बता नहीं सकते, और बताओगे तो कोई समझेगा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हो डियर आप सभी? और आज हमारे साथ हैं हर्षित कुमार, जिन्होंने इस बार आरआरबी जेई को क्लियर किया है। और हर्षित, वेलकम आपका इंजीनियर्स वाला के चैनल पे। हमारे स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए कि कैसे आपने तैयारी की शुरुआत करी और किस तरीके से आपने इस एग्जाम को क्लियर किया। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपका टाइम देने के लिए और पीडब्ल्यू को, जो इस जर्नी में तैयारी के पहले और तैयारी के साथ बाद तक भी सर हमारे साथ रहा है। सर हम्म। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं 2020 से सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा में उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ से हम्म। 2020 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया है सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से सर लगातार आज यहाँ तक आने में मुझे 4 साढ़े 4 साल का वक्त लगा है सर। हम्म। जिसमें सर 2020 से 24 तक मैंने तैयारी करी, जिसमें मैं 3 साल सर पीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और सर मैंने आरआरबी जेई 2024 में मेरे फाइनल मार्क्स 112 हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लगभग मतलब तैयारी थोड़ी लंबी रही है आपकी, 3-4 साल आपने तैयारी करी है, हाँ? तो कैसे मोटिवेटेड रहते थे इस दौरान, मतलब 3 साल? क्योंकि होता कभी कभी होता है ना कि एक बार जब पढ़ लेते हैं उसके बाद सेचुरेशन आ जाता है कि यार ये फिर से पढ़ना है क्या, ये सॉइल मैकेनिक्स फिर से पढ़ना है क्या, या बीएमसी फिर से पढ़ना है क्या, दिमाग में आता है इस तरह की बातें। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं हम लोग? सर स्टार्टिंग में तो कोविड टाइम था जब मैं पास आउट होके निकला था। हम्म। सर तब उतना मैं बाहर तो जा नहीं सकता था ऑफलाइन कोचिंग के लिए, किन्हीं हाँ। कारणवश। फिर सर मैंने घर में ही ऑनलाइन जो भी था, तब यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। शुरू में तो उतना नहीं हो पाया, फिर धीरे धीरे पीडब्ल्यू आया, उससे ज्वाइन हुआ। और हम्म। सर डिटेल लेक्चर तो देखने पड़ते हैं सर, 2 3 बार। एक बार सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूरा देखना पड़ता है। मैंने भी सोम हो गया, स्टील हो गया, 2 2 3 3 बार पूरा पूरा खत्म किया है सर। हम्म। तो मैं सबसे पहले अपना डिटेल नोट्स जो है या डिटेल थ्योरी एक बार कवर जरूर करनी है। मतलब कंप्लीट सिलेबस को तो यस सर। आपको कवर करना ही पड़ेगा। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है ना? कोई सर शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है सर। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, आप सर पेपर नहीं निकलता है सर। मैंने देख लिया है, जब तक भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, मेरे कभी 8 नंबर से कभी 5 नंबर से ऐसे रह जाता था सर। और जैसे हम्म। ही मेरा सिलेबस पूरा हुआ, मेरे मॉक में अच्छे आने लगे फिर सर, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें लगता है कि हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, कुछ बचा हुआ नहीं है दिमाग में कहीं, ये नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, कि हम्म। मान लो मार्क्स आपके कम आए और उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं भी आया जो आपका कवर नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है टेस्ट देने के लिए, यार मेरे 3 सब्जेक्ट छोड़ दिए मैंने। जैसे सर मैंने स्टील तो मैंने इस बार पढ़ा ही नहीं है, टॉस मैंने छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल ओसीएफ मैंने छोड़ दिया, इरिगेशन छोड़ दिया। अब दिमाग में आता है कि ये वाले टॉपिक मैंने छोटे टॉपिक समझ के छोड़ दिए थे, क्या पता यहीं से क्वेश्चन तो नहीं बन रहे। तो होता ही है ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम तैयारी के दौरान थोड़ा छोड़ देते हैं या फिर मेजर टॉपिक्स को ही कवर करते हैं, तो वो मार्क्स हमारे 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर बड़े जी मैटर सर। कर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ हर्षित, कि सरकारी नौकरी जैसे अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपने ये एग्जाम निकाला है ना? तो अब मुझे जी बताओ सर। यार जी कि सर। कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है? सर कंसिस्टेंसी है सर, और कुछ नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मतलब डेली आप कितना घंटा पढ़ लेते थे, या कैसे वो डेली मोटिवेशन आता था कि यार मुझे डेली बैठ के पढ़ना ही है, मतलब मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना? सर जब बात आप आ जाती है सर, जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो सर फिर बैठना ही पड़ता है। और सर कंसिस्टेंसी तो सबका अलग अलग होता है। कोई सर हम्म। सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है किसी को। हम्म। मैं सर 9 10 से पहले उठ नहीं पाता हूँ कभी। अब सब अपना 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 बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हम्म। सर मैं सुबह पढ़ता था, फिर लाइब्रेरी चला जाता था, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के जो भी हम्म। प्रैक्टिस है, मॉक है, रिवीजन है और प्रैक्टिस क्लासेस हैं, वो सारी देख के। और सर फाइनल टाइम पे तो सर मॉक ही किए थे। और हम्म। सर नोट्स वगैरह रिवीजन सबसे बड़ी मेन रिवीजन होता है सर। जितनी बार आप रिवीजन कर लोगे उतनी ही चीजें दिमाग में ग्रैब करने लगती हैं। तो तो सर यही है। लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते थे हर्षित? मतलब अकेले पढ़ते थे या ग्रुप स्टडी होती थी, कुछ बच्चे और भी थे साथ में जिससे डिस्कशन हो जाता था, ऐसा कुछ है?
नहीं सर, मैं यहाँ कोई था ही नहीं सर। लाइब्रेरी में हम्म, सर मोस्टली ज्यादा लोग आते हैं, एसएससी सीजीएल वाले आते हैं, सीपीओ वाले आते हैं। मैं सर हम्म, अकेले ही रहा हूँ सर, यहाँ कोई है ही नहीं मेरा दोस्त, घर पे हूँ ना। अच्छा। इस वजह से सर अकेले ही हुआ है जो भी हुआ है। तो ग्रुप और स्टडी नहीं कॉलेज किया वाले अकेले? ही। हाँ, हाँ सर अकेले सर। सही है। तो डेली कितने घंटे लाइब्रेरी में निकल जाते थे आपके? सर 5 6 7 7 घंटे 8 घंटे, फिर घर पे आके रात में पढ़ता था। हम्म। तो 6 7 घंटे तो निकल, इतना टाइम तो लगता भी है, जेन्युइन इतना टाइम लगता भी है एक इतने पूरे सिविल इंजीनियरिंग को कवर करने में, फिर उसको रिवाइज करने में। देखो, एक बार पढ़ना तो अलग बात है, जी लेकिन सर। उसको इतनी बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट दिमाग से बहुत जल्दी स्किप भी होते हैं। तो टेक्निकल जो डेटा है, जी। टेक्निकल जो वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़े जल्दी स्किप हो जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने कब देना शुरू किया था? मतलब जब सीबीटी वन आपका आया, और सीबीटी वन सबसे पहले कंप्लीटली नॉन टेक्निकल था आरआरबी का, है ना? तो मुझे दो बातें बताना, एक तो आपने जी किस सर। जोन से भरा था फॉर्म, ये बताना मुझे। और दूसरा मुझे बताइए कि नॉन टेक्निकल को आपने कैसे तैयार किया? सर मैंने जोन तो भरा है आरआरबी बिलासपुर, बिलासपुर, वहां से ओके। मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। हम्म, जी सर। और सर नॉन टेक तो शुरू से ही एसएससी में भी नॉन टेक आता ही है, मैथ छोड़ दें अगर। हम्म, तो सर मैथ के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं थोड़ी मेरी वीक रह गई, उस वजह से सीबीटी हम्म, वन में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। हम्म, और सर मैं ये कहना चाहूंगा नॉन टेक के लिए कि जो सीबीटी टू का जो नॉन टेक होता है वो सर काफी ज्यादा मतलब स्कोरिंग होता है, अगर आप उस पर फोकस करें, जैसे कंप्यूटर हो हम्म, गया, और सर इन्वायरमेंट आता है, और जीएस आता है। तो सर उसको भी आपको पहले लेके चलना पड़ता है सर। मैं डेली डेली ही पढ़ता था, डेली कंप्यूटर 1 घंटा, 1 घंटा इन्वायरमेंट, 1 घंटा जीएस पढ़ता था सर। वो हम्म, पैरेलल लेके चलना पड़ता है, अगर आप नॉन टेक छोड़ देंगे तो सर स्कोर नहीं हो पाता। ये मैं देख चुका हूँ पहले भी, एसएससी के जो मैंने अटेम्प्ट दिए हैं 3, हम्म। उसमें सर नॉन टेक और टेक दोनों बराबर हैं सर, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया, तो बहुत सही बात है कि नॉन टेक्निकल को भी हमें, ऐसा नहीं है कि यार एग्जाम अब आया है और एक महीने में 8 8 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, उस तरीके से नॉन नहीं टेक्निकल होगा भी नहीं। आपको डेली थोड़ा नहीं बहुत सर। टाइम देना पड़ेगा, और उससे वो धीरे धीरे करके आपका अच्छा भी हो जाता है। सीबीटी टू भी आपने कंप्लीटली टेक्निकल है। तो एक बात आपने बोली कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ये क्या मतलब बिल्कुल फिजिबल है कि जी हम सर। एसएससी को और आरआरबी दोनों को तैयारी साथ में कर सकते हैं? बहुत सारा बच्चा ये बात पूछता भी है कि सर एसएससी और आरआरबी की तैयारी क्या हम साथ करें, या पूरे एक साल बस एक एग्जाम को फोकस करें? क्या लगता है आपको? सर सीबीटी टू में तो थोड़ा अलग होता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टेक्निकल नहीं होता है, तो हम्म, आपको थोड़ा अलग टाइम देना पड़ेगा, मैथ के लिए हो गया, और सर बाकी जो सब्जेक्ट हैं। बट सर सीबीटी टू में मुझे नहीं लगता सर ज़्यादा कोई डिफरेंस है, थोड़ा बहुत है, जैसे सर ब्रिज है, बीएमसी हो हम्म, गया सर, प्लेन सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर, जो एसएससी का इतना बड़ा पोर्शन नहीं है सर। बट हम्म, इस बार देखा जाए 2024 में आरआरबी में तो सर काफी बड़ा पोर्शन, 30 35 40 क्वेश्चन तक आया है सर, हम्म, बीएमसी से, जैसे बिल्कुल। इपॉक्सी हो गया, लिफ्ट हो गया। हाँ। तो हम्म, सर इसमें कंटेंट ज्यादा है, बट सर डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से मतलब बेसिक आइडिया रखना है आपको। हम्म, हम्म। बेसिक पढ़ते जाएंगे। सिलेबस आरआरबी का थोड़ा ज्यादा है, बट सर सिंपल है और ठीक है सर, ज्यादा डिटेल में हाँ, नहीं जाना मतलब पड़ता है। देखो, इसका मतलब है कि दोनों को हम साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पचास पचपन बिल्कुल सर। परसेंट तो 50 55% तो सेम है। कुछ 30 40 जी परसेंट सर। का अंतर आता है कि हाँ, 30 40% थोड़ा ब्रिज के क्वेश्चन हो गए, ऑटो कैड के क्वेश्चन हो गए, है ना, हम्म। जैसे बिल्डिंग ड्राइंग के क्वेश्चन हम्म। हो गए। और इस बार जी इक्विपमेंट, सर। जी कंस्ट्रक्शन सर। इक्विपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन थे। बिल्डिंग जो आपका बीएमसी सीटी, और जो बिल्डिंग मटेरियल जो है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है, सीटी, वहां से भी क्वेश्चन काफी पूछा। तो वो पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी में भी टेक्निकल देखोगे तो लगभग तो ठीक है, सेम है। तो आप दोनों को एक साथ तैयारी कर ये सकते हो। सब आपको पूछा ऐसा था। नहीं करना है कि बस इस साल सर हम्म। मैं सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब सिर्फ आरआरबी करूंगा। तो वो नहीं है, आप उसको एक साथ भी कर सकते हो, है ना? और सीबीटी वन में भी हाँ नॉन सर। टेक्निकल भी काफी कॉमन है। शुरुआत के जो आपके रीजनिंग वाला हम्म। पोर्शन है वो कॉमन है, जनरल जी स्टडीज सर। थोड़ा हाँ कॉमन है, जी यस। जो दोनों में आप पढ़ते हो। तो अगर एक ही नॉलेज से दो एग्जाम की तैयारी हो पाती है, तो मुझे लगता है वो करना भी चाहिए। आपको दो एग्जाम्स जी को सर। साथ फोकस करना चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम जब निकल जाता है ना, तो मोटिवेशन नहीं रहता इतना लंबा चौड़ा, है ना? और आपको धीरे 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 सेचुरेशन आता है। हर्षित, मुझे बताओ, कभी इस तैयारी में, जैसे 4 साल आप बता रहे हो, कभी आया मन में कि यार छोड़ दें इसको, हो गया, मतलब नहीं हो रहा है सर यार? बहुत बार आता था सर, हाँ। बहुत होता है सर, टेक्निकल में वैकेंसी उतनी नहीं होती है सर हर साल, कभी कम आ गई कभी ज्यादा आ गई। हम्म, बहुत बार लगता है सर छोड़ दो। फिर फिर ये सोचते हैं कि अब इतना सब कुछ दे ही दिया, तो फिर सर थोड़ा एक बार और प्रयास करते हैं, हम्म। क्योंकि सर बहुत सी बार अंतिम प्रयास ही आपकी पहली सफलता बन जाती है, यही सर बहुत मेरे बढ़िया। केस में भी हुआ है। हम्म, जो सर मेरा भी ये, मैंने आई कंसीडर्ड इट टू बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माई लाइफ,
अच्छा। इसके बाद सर मैंने सोचा था कि कुछ कर लूंगा, और सर पापा भी रिटायर होने वाले थे नेक्स्ट मंथ। हम्म। तो उस वजह से मुझे भी सोचना पड़ा कि मैं अब कुछ और करना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। बट सर ठीक ठीक है सर, कभी 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 अंतिम प्रयास ही पहली सफलता होती है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली, और लगातार प्रयास है वो करते रहना भी चाहिए। हमने जब इतने एफर्ट्स लगाए हैं तो हमने वो एफर्ट इसलिए थोड़ी लगाए हैं कि बीच रास्ते छोड़ दें उस चीज को, है ना। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, तो जो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है वो सही भी है कहीं हद तक, कि हमें गिव अप नहीं यस करना है, सर। हमें अपने जो मेहनत करी उसका एक फल लेके जाना है। देखो, इस सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि लाखों एस्पिरेंट्स होते हैं और वैकेंसीज बड़ी कम आती हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो किसी लायक ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सब अपना एफर्ट लगाते हैं, सबके पास मेहनत होती है, सब अपना पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका दिन नहीं होता है, कभी कभी किसी एस्पिरेंट का दिन नहीं होता। ये बहुत बार देखा है मैंने। मान लो एसएससी के एग्जाम में मेरे एक बच्चा था जिसके मॉक में बहुत अच्छे नंबर आते थे, वहां गया तो जो माउस था, वो माउस जो है उसका क्लिक जो है वो थोड़ा सही नहीं हो पा रहा था। अब उससे वो इतना परेशान हुआ पूरे पेपर में कि उसका पेपर खराब हो गया, और अल्टीमेटली वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, जबकि मॉक के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था। अब ये जब बातें सुनते हैं ना, तब लगता है कि मेहनत तो अपनी जगह है, मेहनत सब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज बच्चा मेहनत सच में कर रहा है, जो सरकारी नौकरी जो की बातें करता है वो डेफिनेटली मेहनत कर रहा है। लेकिन होता है कि कभी कभी आपका दिन नहीं होता, कभी आपकी वो माहौल या वो माइंडसेट नहीं आ पाता, है ना। तो जब राइट टाइम राइट चीजें होती हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलती है। तो उस समय के लिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर यस सर। इंतजार करना पड़े तो कर लेना चाहिए। आज कैसा लग रहा है हर्षित, ये सब, ये पूरी जर्नी इतनी लंबी, और आज क्या फील होता है और घर में क्या माहौल है? अच्छा लगता है सर, प्राइड होता है कि सर हम भी किसी काम आ रहे हैं घर वालों के, अपने देश के। सर देखा जाए तो रेलवे भी सर एक नेशन बिल्कुल। की सर ड्यूटी ही है, अपने देश की डेफिनेटली। सेवा ही है सर। तो सर अच्छा लगता है सर, प्राइड होता है कि हाँ, हम भी अपने देश को और अपने परिवार को किसी तरह मदद दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जिम्मेदारियां पिताजी भी आती गवर्नमेंट हैं में तो है? सर अच्छा लगता है। हाँ सर, वो बैंक में है। क्या बात है, तो उनको तो बड़ा प्राउड फील होता होगा कि यार अब हमारा बेटा भी सरकारी हाँ नौकरी में है। सर। जी सर, जी तो सबसे सर। अच्छा पहले जब लगता है सर रिजल्ट काफी। रिजल्ट आया था, सबसे पहले किसको बताया था? किसी को नहीं सर, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं बाहर चला गया था, मैं नहीं घर पे रहूंगा तो फिर मतलब रोना हम्म। वोना आ जाता है इस वजह से। अच्छा। तो सर मैं नहीं, बाहर चला सही गया, है। फिर लौट के आया तो मम्मी को बताया। हम्म। मम्मा को बताया, मम्मी खुश थी काफी। इमोशनल हम्म। मोमेंट हो जाता है, भावुक हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, जब देखो मैंने जब अच्छा इतनी लगता है सच्चाई सर। से करते हो ना, तो भावनाएं और इमोशंस आना बड़ा लाजमी होता है, ये चीजें, कि मन करता है कि यार अब इतनी, जब देखो एक रेस में दौड़ना जब शुरू करते हैं तब सबसे इमोशनल मोमेंट होता है, जब खत्म करते हैं तब भी बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। बीच के अंदर तो आपके इमोशन एक तरह से मर जाते हैं, क्योंकि उन इमोशंस को आप किसी को बता नहीं सकते, और बताओगे तो कोई समझेगा नहीं। आप समझिए इस बात को कि अगर आप ये इमोशंस लेके तब जाते जब आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बातों को समझता या बातों को कोई इतना महसूस कर पाता। लेकिन क्योंकि अब आप सेलेक्ट हुए हो उस चीज को लेके, तो अब मुझे लगता है अब आपकी बातें सुनी भी जाती होंगी, आपकी बातें समझी भी जाती हैं, इमोशन भी समझे जाते हैं, कितनी मुश्किल तैयारी है ये भी समझा जाता है। तो ये अच्छी बात है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यार अब अच्छा, मैं कभी एक पिछले वीडियो में देख रहा था, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो सेलेक्ट हो गए हैं, सफलता के बाद कहानियां सुनाना बड़ा आसान होता है ना। ऐसे काफी सारे बच्चे कहते हैं सर सफलता के बाद तो कहानियां सुनाना कितना आसान है, ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो। अरे उस सफल होने के लिए तो मेहनत करी थी ना इस बच्चे ने। आप उस चीज को अप्रिशिएट करना क्यों भूल जाते हो? ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि आज आप ये सारी बातें कर रहे हो, आज हमसे यार या आप जूनियर से या जो नेक्स्ट जो भी सीनियर होंगे, किसी की एज ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, जो अब अभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो कि ये जब ये सिर्फ कहानियां नहीं है जो आप बता रहे हो, आपकी सच्चाई है, जो मेहनत है जो आप बता रहे हो? सर जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो फ्रेशर है, मैं यही कहना चाहूंगा, कल मैं भी तो वही था सर। मैं भी तो हाँ। देखता था कि हाँ लोग सिलेक्ट हो गए हैं, वीडियो देखता था, इंटरव्यू देखता था। हम्म। कल सर मैं टेबल के उस तरफ था, आज टेबल के इस तरफ हूँ सर, यही है। और सर हर हम्म। हर फेलियर, जो भी मैंने सर 14 कल मैंने एडमिट कार्ड अपने गिने थे, तो मैंने देखा 15-16 एग्जाम में दे चुका हूँ 4 सालों में। हम्म। तो सर हर फेल हुआ एग्जाम और हर मॉक टेस्ट जिसमें कम नंबर आए हैं, वो सर एक सीख दे जाता है, बताता है कि यहाँ पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ के जाना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या अप्रोच करनी है। तो सर हर फेलियर ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, वो सर सिखाता है। यही मैं हम्म। कहूंगा सर। काफी जो मॉक हैं सर, मॉक रखे होंगे मेरे, हम्म। अगर आपकी सर आज्ञा हो तो मैं दिखा सकूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ यार। हाँ। मेरे भी मैं सर मॉक देता था। ये है हम्म। सर, मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए मॉक देने पड़ते थे। तो बिल्कुल। पेपर को फाड़ देता था सर, एग्जाम में नहीं मिलता है एक पेपर, सर हम्म। वैसे ही मैं देता था ये। हम्म। ये मॉक है सर, ये 60 हाँ। नंबर से स्टार्टिंग हुई थी मॉक की।
हाँ देखो। 60 से सर धीरे धीरे 60 से स्टार्ट किया, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ मेंस में, फिर 90 हुआ, फिर सर फाइनल जाते जाते फिर सर हमारा तो एग्जाम भी सर कैंसिल हो गया था। उसमें भी मेरे काफी अच्छे नंबर थे, मैं पास हो जाता तब भी। हम्म। काफी खराब लगता है एग्जाम कैंसिल हो गया, हमारी क्या गलती थी सर उसमें, हाँ। टेक्निकल फॉल्ट था। फिर सर फिर मेहनत करी एक महीने और, फिर सर फाइनल तक आते आते 100 नंबर तक पहुंच गया था सीबीटी 2 में मॉक में स्कोर। तो देखो और 60 सर से हमेशा लेके आप मॉक 100 से तक ज्यादा ही पहुंचे, आता है है अगर ना? आप। हाँ, आपने 60 का स्कोर था, सर 60 से आप फाइनल 100 तक। 112 है सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 100 तक के स्कोर तक पहुंचे, तो ये तो एक एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है ना, एक मेहनत होती है। अगर हम बस यही शिकायतें करते रहेंगे सर कि सर ऐसा है वैसा है, ये तो आसान है वो तो मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आ पाता आपके अंदर। अगर हम भी उसी उसी मोड में नहीं सर। होते, जैसे कि लगभग काफी रहते हैं स्टूडेंट की, बस हम ब्लेम करना चाहते हैं या फिर हम बातें, हम डाइवर्ट करना चाहते हैं, मेहनत से डाइवर्ट होना चाहते हैं, है ना? अगर वो करोगे तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आता कि 60 नंबर से आप 112 नंबर तक पहुंच पाते। नहीं सर, हाँ सर, अब डिमोटिवेट हो गए भी क्या होगा कि मेरे मॉक में कम नंबर नहीं आ रहे, जहाँ नहीं आ रहे एनालिसिस करो सर, मैं लिख लो उसे, एक अलग कॉपी में लिख लेता था, हाँ, सर रिवीजन कर लो बस। बहुत बढ़िया। और सर तो हमेशा, हर्षित एक बात, हाँ बताओ। नहीं सर, मैं ये बोला था सर, हमेशा खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए सर। उनको बिल्कुल आप रिवीजन करते हैं बार बार, जितनी बार रिवीजन करोगे सर उतनी ही आप आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाती है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था कि शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स आपने हैंड रिटन बनाए या प्रिंटेड निकाले। मेरा क्वेश्चन ये था, उससे पहले आपने जवाब दे दिया। और बिल्कुल सही है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि हैंड रिटन नोट जब आप अपने बनाते हो, देखो एक फील आता है, एक पढ़ने में मजा भी आता है, पहली बात वो होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप लिखते हो तब आपको ये चीज समझ आती है कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरह से लिख रहा हूँ, वो क्यों लिख रहा हूँ, वो समझ आपकी डेवलप होती है। और उसके बाद जब आप उसको रेगुलरली पढ़ते हो तो आपको वो चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन होती है। अगर आप प्रिंटेड चीजों से पढ़ पाते, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप प्रिंटेड चीजों से पढ़ पाते तो किताबें इतनी प्रिंटेड पढ़ी है ना, उठा के पढ़ लो, देख लो कितना आपको याद रहता है। नहीं रहता है। एक तैयारी करने वाला बच्चा ही बता सकता है कि हैंड रिटन नोट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। आप प्रिंटेड पीडीएफ वीडीएफ करके कुछ भी कर लो, वो काम बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीजों में, है ना? तो ये जब खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, खुद के हाईलाइटेड नोट्स होते हैं ना, उससे चीजें आप लिंक करते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीजें आती हैं। मेरे पास भी मेरे हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं जो बहुत सारे लिखे हुए थे, जो मैंने नोट छोटे छोटे बनाए थे, जो पॉइंटर्स बनाए थे, पेपर के फॉर्म में, ऐसे अलग अलग पेपर्स के फॉर्म में पड़े हैं, है ना? तो ये तैयारी करते हैं तो ये सब चीजें होती हैं। और ये आपको इतनी मेहनत जी करनी सर। पड़ेगी तभी तो वो एक साल लगता है, वरना तो एक महीने में, अगर प्रिंटेड नोट्स ही आपको लेने थे तो 2 दिन लगेंगे। आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाओ, सारे प्रिंटेड नोट्स ले लो, तो आपके नोट तैयार हो गए। एक महीने में एक बार पढ़ के देख लो उसको, कितना याद रहता है? नहीं रहता है ना? तो ये रिटेंशन जो पावर है वो आपका लिखने से ही आती है, और वो बड़ा जरूरी है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सर नोट्स तो सर 1 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, 2 घंटे का लेक्चर हुआ, हाँ। सर मुझे तो कभी कभी बार उस लेक्चर के अलावा भी 2 2 घंटे उस नोट से ही लिखने में चले जाते थे। हम्म। क्योंकि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में मैंने सोचा था कि सर नोट्स ऐसे ही लिख लेते हैं, बस पॉइंटर्स में लिख लेंगे, हम्म। पेपर निकल जाएगा, बट सर ऐसा नहीं होता। जब दोबारा मैंने क्लासेस ली, सर खुद से हैंड रिटन नोट्स काफी अच्छे लिखे। हम्म। बहुत टाइम लगता है सर नोट्स में, बट सर एक बार बन जाता है ना तो फिर सर दोबारा आपको कोई भी लेक्चर या फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नोट्स ही सफिशियंट होते हैं सर। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया। अच्छा हर्षित, आपने टेस्ट देना कब स्टार्ट किया था? मतलब अगर मैं CBT 1 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं CBT 2 की बात कर रहा हूँ, जो हम्म। टेक्निकल जिसमें पोर्शन आता है, ताकि हमारे SSC वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकें और RRB वाला बच्चा भी फॉलो कर सके। टेक्निकल टेस्ट देना आपने कितने टाइम पहले स्टार्ट किया? मतलब एग्जाम की डेट से कितना टाइम पहले स्टार्ट किया? सर जैसे ही मैं CBT 1 दे के आया था उसके अगले ही हफ्ते से सर मैंने स्टार्टिंग कर दी थी मॉक की। अगर मैं हम्म। RRB जेई 2024 की बात करूं, शुरुआत में अगर सर आपका सिलेबस पूरा हो ही चुका है, अगर आप सीबीटी हम्म। वन दे के आए हैं तो सर ऑब्वियस है, वो तो सिलेबस पूरा है। CBT 1 देने के तुरंत बाद जो सर फ्रीक्वेंसी है मॉक टेस्ट की, वो धीरे धीरे बढ़ती है। पहले वीक में एक टेस्ट लगा लिया, फिर हम्म। पेपर पास आया तो वीक में 2 लगाने लगे, फिर जब बहुत पास आया तब एक दिन छोड़ के एक दिन लगाने लगे, अल्टरनेट डेज में लगाने लगे। तो सर मॉक टेस्ट तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ही अच्छा है। उसके लिए सर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हाँ पेपर से 1 महीने पहले ही अगर आप स्टार्ट करोगे तो सर पैनिक हो जाओगे, आपको हम्म। समझ में नहीं आएगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि सर हम्म। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही है एकदम। और अगर आपका सिलेबस किसी भी हद तक पूरा हो चुका है, आपको लगता है 80% 90% हो चुका है, तो आप शुरू कर दीजिए। जी सर। टेस्ट देना शुरू कर दो, उससे भी बिल्कुल सर। बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपके नोट्स में और ऐड भी होंगी। कभी कभी टेस्ट ऐसे भी आ जाते बिल्कुल हैं जो सर। आपको कुछ सिखा के भी जाते हैं कि यार ये 5 7 क्वेश्चन पता नहीं बिल्कुल सर। कहाँ से आए थे, मेरे नोट्स में तो है ही नहीं। तो वो अभी भी आप इंक्लूड करना शुरू करते हो, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए कि आपने उसको भी आपने नोट्स में हम्म। डाला है, फिर आप रिवाइज करोगे उन चीजों को। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, ये हमेशा सलाह रहती है। अब जैसे एसएससी इस बार यस सर। 27 से 30 अक्टूबर के आसपास है ना, तो अभी जी सर। लगभग जुलाई चल रहा है। तो 2 महीना अभी है, अगस्त सितंबर है और फिर अक्टूबर का एंड में पेपर है। तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे इस बार ऐसी तैयारी कर रहे हैं, वो सितंबर के शुरुआत में अपना टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। और उससे पहले 31 अगस्त तक अपने सिलेबस को खत्म कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल एक सर। डेढ़ बिल्कुल। महीने का जो टेस्ट या मॉक टेस्ट का जो आपका वो है पैटर्न है, क्योंकि शुरुआत में जब देते हो ना टेस्ट, देखो आप भी मुझे बताना हर्षित, ये बात एकदम कितनी सही है या कैसा है कि टेस्ट जो देते हैं हम लोग कभी भी, वो टेस्ट में मार्क्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक आपकी नॉलेज के ऊपर, और दूसरा किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। क्या ये बात एकदम सही है? यस सर। बिल्कुल सर। जितनी नॉलेज धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जाएगी तो सर मॉक में स्कोर अपने आप बढ़ता चला जाता है। और हम्म। सर टेस्ट का अप्रोच यही होना चाहिए कि आप मतलब रियल टाइम करें, कोई पास में कुछ नहीं हो, कोई भी कंटेंट नहीं हो, सिर्फ पेपर हो आपके हाथ में, और सर पूरी जेन्युइन अपनी ईमानदारी से टेस्ट दें तो सर हो जाता है सर। बहुत बढ़िया हर्षित, वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा यार, आप इस बार काफी लंबा समय, जब मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ डेफिनेटली, वैसे हमारा जैसे जब भी ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे जब आते हैं ऑफिस वगैरह मिलने आए, तभी मिलना हो पाता है या फिर इंटरव्यूज के थ्रू हम मिलते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि एक लंबी जर्नी में आपने गिव अप नहीं किया। जो बातें हम लोग कभी कभी क्लास में बोलते हैं, जब मैं भी काफी क्लासेस में कभी कभी बात बोलता हूँ कि यार बस हिम्मत मत हार जाना, छोड़ मत देना, और इस पॉइंट पे गिव अप मत कर देना। कोशिश करना कि आप आगे बढ़ो, कोशिश करना आप जीवन में वो अचीव कर पाओ जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आपने ये अचीव किया है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे। हाँ। क्योंकि सर एक वेब सीरीज है सर एस्पिरेंट्स करके, उसमें एक लाइन है लास्ट में, वो कहता हाँ, है कि सर आखिरी तक सबको जीत लेने में और आखिरी तक हिम्मत ना हारने में कोई फर्क नहीं होता है सर। बहुत बढ़िया, बस सही, एकदम सही बात है। लास्ट तक गिव अप नहीं करना भी अपने आप में एक जीत है। और ये बात बिल्कुल जी सच सर। है। एस्पिरेंट मूवी की लाइन आपने बताई, वो बिल्कुल सही है। और देखो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोगों को लगता है कि ये डायलॉग बाजी है। डायलॉग बाजी नहीं है ये बातें, साइकोलॉजिकल बातें हैं। जब आप क्लासेस में, हमेशा एक बोलता हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करते हो ना, तो वो ये पॉजिटिविटी से भी डायलॉग बाजी नहीं होती है। पॉजिटिविटी आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा। अगर आप दिन में 4 5 वर्ड्स पॉजिटिव बोलते हो, तो ये बड़ी साइकोलॉजिकल चीजें हैं। क्योंकि इतनी लंबे समय तक आप पढ़ाई कर रहे हो, अकेले रह के पढ़ाई कर रहे हो, सोशलाइज नहीं हो, लाइब्रेरी के अंदर कोने में बैठे हुए हो, दुनिया से दूर कटे हुए हो, ऐसे में मेंटल स्ट्रेंथ होना बड़ा जरूरी है। और ये जो शब्द होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई विल क्रैक दिस एग्जाम, मुझसे होगा, मैं ही करूंगा। ये जब बातें, देखो होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है कि यार होगा कि नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो अगर ये अपने आप को आप एहसास दिलाते हो ना कि तैयारी के दौरान मैं करूंगा, मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये जो वर्ड्स होते हैं बड़े मैटर करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी आती है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि अंत तक जीतने में और हार नहीं मानने में कोई खास अंतर है नहीं, दोनों एक ही जी चीज है। सर। हिम्मत ना हारने में। और हाँ। सर तैयारी के समय हम हमारे साथ केवल हम ही होते हैं, और सर हमारी फैमिली के 2 3 लोग होते हम्म। हैं सर, हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, और तो कोई होता नहीं है सर। सही है। काफी हर्षित, चीजें आपकी मोटिवेट फैमिली कर में आपको जाती हैं मोटिवेट जिससे कौन करता है? हाँ? आपकी फैमिली में कौन है जिससे आपको मोटिवेशन मेरी मिलता फैमिली में सर मम्मी पापा हैं बस, और है? जिनसे आपको सर मोटिवेशन? मम्मी है पापा हैं, छोटा भाई ओके। है वो तो सर बाहर रहता है, और बड़ा भाई भी बाहर रहता है। जी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मम्मी पापा को देख के मोटिवेशन आता होगा कि लाइफ में कुछ हमें करना है, हाँ सर वो तो आगे बढ़ना आते है। ही सबको है। जी सर, उनके हाँ, लिए कुछ करना है। डेफिनेटली। तो अर्षित, 2026 में हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी फिर से देने वाले हैं, आरआरबी ने टेंटेटिव वैकेंसी दे दी है, एक कैलेंडर दे दिया है कि 26 में ही पेपर आएगा। तो क्या कहना चाहते हो उनको? अभी उनके पास समय है, टाइम है। क्या कहना चाहते हो कि कैसे वो अपनी तैयारी करें, CBT 1 CBT 2 कैसे टारगेट करें, और ये जर्नी में किन किन बातों का वो ध्यान रखें? सर जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, हम्म। उन्हें तो सर एक ही मैं कल लिख रहा था, मैं सोच रहा था कि जो भी मैं सर, मेरा ये मानना है कि सर जो थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं
तो सर जो आपने अभी तक किया है, तो आपको वही, सिर्फ वही सब मिलेगा जो आपको अभी तक मिलता हुआ आ रहा है। हम्म। तो सर अगर आप वही सब करेंगे जो आपने अब तक किया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी सर जाके सिलेक्शन होता है। हम्म। और सर कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है सर। और रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बस, और तो सर, और सर नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हो, अभी तक जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, अगर हम्म। वही करते रह जाओगे, तो वही रिजल्ट आएगा जो आज आपका रिजल्ट है। आपके वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना, प्रेजेंट में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। अगर आपको अपना हाँ प्रेजेंट सर। या फ्यूचर चेंज करना है, तो आपको अपना प्रेजेंट को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट्स को बदलना जी सर। पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा। और ये बिल्कुल अच्छी बात थोड़ा है। हाँ, एक्स्ट्रा हासिल करना पड़ेगा, तभी सर कुछ एक्स्ट्रा 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 मिलता है। हासिल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये सिर्फ बातें नहीं है मेरे दोस्त, ये बातें जीवन की सच्चाई हैं। ठीक है, ये सब करना पड़ता है। और हर एक विनर माइंडसेट वाला जो बच्चा होता है, जैसे हर्षित भी हैं, इन्होंने गिव अप नहीं किया, बहुत समय तक गिव अप नहीं किया। और आज जब ये कुछ बातें बोल पाते हैं, तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कहानी से थोड़ा मोटिवेट हो, कि यार गिव अप नहीं करने में भी हमारी जीत है, और कहीं ना कहीं हमें वो सफलता मिल ही जाती है। अगर आपने सच्चाई से मेहनत करी है, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती है। हर्षित तो इसके एग्जाम्पल है, और बहुत अच्छी बातें हर्षित ने करी। थैंक यू सो मच हर्षित, अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर लास्ट में आप कुछ थैंक यू मैसेज सर। देना चाहते हैं और तो सर एक डेफिनेटली बात दे और, सकते हैं। सबसे पहले तो सर मैं थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा, मैं अभी चीज का, क्योंकि सर 3 4 साल से आइसोलेशन हूँ, तो बोलने की उतनी आदत रही नहीं है। अरे कम भाई। ही बोलना होता है सर। हम्म। इस वजह से बीच बीच में अटकना होता है। और सर बाकी तो ऑल द बेस्ट सर, करोगे तो हो जाता है। बस सर प्रोसेस होता है सर तैयारी का। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए पूरा, डिटेल लेक्चर देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हम्म। अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन क्लीन नोट्स होने चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट। बस सर यही स्टेप्स हैं, आप रिपीटिशन में करेंगे तो सर हो जाएगा, सर हो जाता है। थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से एक और बार थैंक यू, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और अपने फैमिली को। थैंक यू सर।